नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि कल से देश भर के सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स काम पर लौट आएंगे, मरीजों को देखना शुरू कर देंगे, ओपीडी फिर से शुरू हो जाएंगी, आईसीयू में एडमिशन हो पाएगा, ऑपरेशंस की डेट भी दे दी जाएगी। क्योंकि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के निर्मम रेप और उसकी जघन्य हत्या के बाद 11 दिन से हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स ने अपनी स्ट्राइक खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कल से डॉक्टर इलाज शुरू कर देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद डॉक्टर्स की एसोसिएशंस ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। इस केस में दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज डॉक्टर की बेरहम हत्या के केस में ममता बनर्जी की सरकार और कोलकाता पुलिस को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा। सीबीआई ने रेप और मर्डर के केस में अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सील्ड बंद लिफाफे में पेश की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए भीड़ के हमले के केस में कोलकाता पुलिस ने भी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई की तरफ से कहा गया इस केस की जांच उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब तक केस सीबीआई के हाथ में आया तब तक घटना को 5 दिन बीत चुके थे। ज्यादातर सबूत मिट गए थे या फिर उन्हें मिटा दिया गया था। क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई थी और पुलिस से भी प्रॉपर सहयोग नहीं मिला। हालांकि सीबीआई ने आज इस केस में एक्शन तेजी से लिया। अब सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएगी। उसके साथ साथ उन 4 मेडिकल स्टूडेंट का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा जो 8 अगस्त को विक्टिम डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे, जिन्होंने रात में खौफनाक वारदात से पहले ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सवाल फिर से पूछा जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। सवाल था कि आखिर पश्चिम बंगाल की सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज से हटाकर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया? ऐसी क्या जल्दी थी? किसको बचाया जा रहा था? आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से एक बार फिर काम पर लौटने को कहा। ज्यादातर डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली, लेकिन आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। इन डॉक्टर्स का कहना है कि हॉस्पिटल में वापस लौटने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मैं आपको इन डॉक्टर्स की बात सुनवाऊंगा, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज नाराजगी क्यों जताई और उसका क्या असर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन कर रहे देश भर के डॉक्टर से कहा कि वो काम पर लौट आए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। आज कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस के सामने डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपना पक्ष रखा और कहा कि प्रोटेस्ट करने पर उनकी छुट्टियां काटी जा रही हैं, उनको एब्सेंट दिखाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट ने डॉक्टर्स की मांगों पर विचार के लिए कमेटी बना दी है, काम पर लौटने की अपील की है। इसके बाद भी अगर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटते तो लीगल एक्शन तो होगा ही। डॉक्टर्स को ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए, उन मरीजों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने 2-2 साल पहले अपॉइंटमेंट लिया था। डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से अगर अपॉइंटमेंट निकल गया तो उन्हें फिर 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा। इसलिए डॉक्टर्स को ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए, काम शुरू करना चाहिए। हालांकि इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी भरोसा दिया कि अगर डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे तो अदालत इंश्योर करेगी कि उनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, डॉक्टर्स उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं, उनको अलग से टास्क फोर्स का हिस्सा बनाए जाने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी कहा कि वो एक हेल्थ पोर्टल बनाए जहां पर हर कोई अपने सुझाव दे सके और अपनी शिकायत भी दर्ज करा सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र और राज्य सरकारों से भी कहा कि वो विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन न ले। लेकिन इसी दौरान आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि डॉक्टर्स को लगातार धमकियां मिल रही हैं, इससे डॉक्टर डरे हुए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने हैरानी जताते हुए पूछा वो कौन लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं। इस पर कोर्ट को बताया गया कि रात के वक्त गुंडे आते हैं, वो धमकी देते हैं, डराते हैं
धमकियां फोन पर भी मिलती हैं, लेकिन धमकियां देने वाले कौन हैं इसकी जानकारी नहीं है। डॉक्टर इतने डरे हुए हैं कि वो भी अपनी पहचान उजागर करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हॉस्पिटल और उसकी सुरक्षा के बारे में पूछा। कोर्ट को बताया गया कि सीआईएसएफ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा संभाल ली है। सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट की लीडरशिप में 2 कंपनियों की तैनाती हो गई है। इंस्पेक्टर रैंक की अफसर के नेतृत्व में 50 महिला जवानों को भी लेडी डॉक्टर्स और नर्सेज के हॉस्टल की सुरक्षा में तैनात किया गया है। हालांकि इससे भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का डर खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला अभी तक नहीं लिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। हालांकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को छोड़कर देश भर के बाकी डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट की अपील पर पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया। देश भर के डॉक्टर्स ने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली। दिल्ली के एम्स, सफदरजंग हॉस्पिटल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण समेत सभी सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स कल सुबह से काम पर लौट आएंगे। इसके साथ ही मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, चंडीगढ़ जैसे शहरों में सरकारी हॉस्पिटल्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली एम्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर इंद्रशेखर प्रकाश ने कहा कि आरजीकर हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश हिल गया है। इससे डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े हुए थे, इसलिए उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा का भरोसा दिया है, स्ट्राइक कॉल ऑफ करने को कहा है, इसलिए सभी डॉक्टर्स अब काम पर लौटेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग जल्द से जल्द अपनी जो भी ड्यूटी है हमारी उसको चालू करेंगे। हड़ताल हमारे लिए आसान नहीं था। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हड़ताल हम लोगों के लिए ड्यूटी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बट माननीय मुख्य अदालत ने जो निर्देश दिया है, जो टास्क फोर्स बनाया है और आरजीकर इंसिडेंट के रिगार्डिंग जो उन्होंने माइन्यूटली डिटेल्स को देखा है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह आरजीकर इंसिडेंट एक अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी, जस्टिस इंश्योर करेगी और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल का जो कंसर्न है सेफ्टी और सिक्योरिटी का, जितने गाइडलाइन डायरेक्टिव्स उन्होंने दिया है, जल्द से जल्द ज़मीनी स्तर पे लागू होगा और हम लोग वास्तव में ये फील कर पाएंगे कि हाँ, हम लोग अब सेफ है। इसमें कोई शक नहीं कि आरजीकर हॉस्पिटल के केस के बाद डॉक्टर्स में एक डर और खौफ पैदा हुआ था। लेकिन सिर्फ एक केस की बात नहीं है। डॉक्टर्स वाकई में हॉस्पिटल्स में जबरदस्त प्रेशर में काम करते हैं। ऊपर से 36 घंटे की ड्यूटी और फिर मरीजों के रिश्तेदारों का व्यवहार सब झेलना पड़ता है। डॉक्टर्स अपनी सिक्योरिटी को लेकर इतने फिक्रमंद क्यों हैं, वो क्यों इनसिक्योर माहौल में काम करने से डरते हैं, उसका एक उदाहरण दिल्ली में आज ही मिला। दिल्ली के जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में मरीज के रिश्तेदार ने डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश की, डॉक्टर को चीर देने की धमकी दी। पता यह लगा कि कल रात इलाके के कुछ लोग अपने रिलेटिव को लेकर हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए। डॉक्टर ने इमरजेंसी में इलाज किया, जरूरी दवाई दी, लेकिन मरीज के रिश्तेदार इस बात पर भड़क गए कि डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया। इसी बात पर डॉक्टर से बहस शुरू कर दी। मामला हाथापाई और धमकी तक पहुंच गया। अरे इंजेक्शन तो लिखे और बकवास कर रहे, ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करवाओ। गाली दे रहा वो कलकत्ते में हुआ ये वर्क, हॉस्पिटल में बैठा है तू, कसम खुदा की फाड़ देता तुझे अगर अलग होता। अबे रिकॉर्डिंग कर रिकॉर्डिंग खुला कर रिकॉर्डिंग कर और भेज, जहाँ भेजना है जा। पता नहीं रिकॉर्डिंग करके करेगा। बोलो खुला कह रहा हूँ तेरे से, चैलेंज। कोई बात नहीं, चलेंगे दे लो। अबे तूने इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया, इनसे लिख के नहीं दे रहे। तो किसी बात को मना थोड़ी कर रहा है। मना ही तो कर रहा हूँ, बकवास कर रहा है। देखिए वीडियो बना के मेरा मुंह पड़ेगा ये। तो कोई बात नहीं, चलो बाहर इलाके का तुम्हारा हॉस्पिटल है, तो इलाके का हॉस्पिटल है, इसीलिए तो बचे हुए अभी तक। चलो तो आप चलो बाहर, चलो तो लेकर। अब जरा सोचिए कि इंजेक्शन लगाना है या नहीं लगाना, यह फैसला मरीज करेगा, उसके रिश्तेदार करेंगे या डॉक्टर करेगा।
जैसे ही वीडियो सामने आया, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। इस वीडियो में डॉक्टर को धमकी देने वाले शख्स की पहचान तिमारपुर इलाके में रहने वाले इसरार के तौर पर हुई है। पुलिस ने इसरार को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि इसरार के खिलाफ जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, इसलिए उसे थाने से ही जमानत मिल गई। वहीं जग परवेशन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि धमकी देने वाला शख्स वो इंजेक्शन मांग रहा था जिसकी इलाज के लिए जरूरत ही नहीं थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें पुलिस से भी वैसी मदद नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी को छोड़ भी दिया गया। ये इंसिडेंट कल रात 9 बजे की है, जब एक पेट दर्द का मरीज हमारे कैजुअलिटी में आया और हमारे डॉक्टर ने उसे देखा और ट्रीटमेंट एडवाइस किया। आफ्टर दैट वो रिफ्यूज कर गया वो ट्रीटमेंट के लिए और बोला कि मुझे एक सर्टेन इंजेक्शन है, यही दो। फिर डॉक्टर ने वो वेरीफाई किया और बताया कि ये इंजेक्शन से इस इलाज का सॉल्यूशन नहीं है। बट ही वॉज सो रिलक्टेंट एंड इतना एग्रेसिव हो गया कि वो वर्बली अब्यूज करने लगा डॉक्टर को कि तुम इंजेक्शन कैसे नहीं दोगे, तुम मुझे यही इंजेक्शन लगाओ। आफ्टर दैट वो फिर नर्सिंग स्टेशन में गया, वहां पे नर्सिंग को धमकाया और उसके बाद वहां पे तोड़फोड़ मचाया। फिर वो अपना एक मॉब कलेक्ट किया जिसको लेके वो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में घुस गया और जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे थे उनको फिजिकली असॉल्ट करने लगा और पूरा हंगामा मचाने लगा। पुलिस की तरफ से भी कोई एक्टिव हम लोग को मदद नहीं मिली और ये एफआईआर न्यू गाइडलाइन के तहत 6 घंटे के अंदर होना था। इस तरह के केसेस में 3 पहलू दिखाई देते हैं। एक तो आरजीकर हॉस्पिटल में हुई निर्मम हत्या जैसा केस, जहां सबूत मिटाने की कोशिश हुई, अपराधियों को बचाने की कोशिश हुई, प्रोटेस्ट करने वालों को धमकाने की कोशिश हुई। यह मामला अब सीबीआई की जांच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की निगाह इस पर है। जरूरत इस बात की एक जांच जल्दी पूरी हो, कोर्ट अपराधियों को जल्दी से जल्दी सख्त सजा दिलवाए ताकि अपराधियों के दिल में डर पैदा हो। दूसरा पहलू है हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर्स और महिला स्टाफ की सुरक्षा। यह प्रॉब्लम पूरे देश में है, इस पर ध्यान देना और भी जरूरी है। आज हर डॉक्टर बेटी के माता पिता को चिंता है, क्या उनकी बेटी सुरक्षित रहेगी। कोई नहीं चाहता कि उनकी बेटी नाइट ड्यूटी करे। हॉस्पिटल में काम करने वाली बेटियां डर कर सहम कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। इस परिस्थिति को तुरंत बदलना जरूरी है। तीसरा पहलू है आए दिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के साथ होने वाली गाली गलौज और मारपीट। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि जब भी किसी मरीज की डेथ हो जाती है, अगर उसके परिवार वालों को लापरवाही दिखे, उन्हें शक हो इलाज ठीक से नहीं हुआ, तो वो सीधे डॉक्टर पर हमला करते हैं। कई बार मरीज डॉक्टर्स को इलाज सजेस्ट करते हैं, कौन सी दवाई देनी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, ये बताने लगते हैं। डॉक्टर्स इस डर के वातावरण में काम नहीं कर सकते। टास्क फोर्स को वर्किंग कंडीशन के साथ साथ इन एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सबसे जरूरी यह होगा कि टास्क फोर्स के लोग हॉस्पिटल्स में काम करने वाली लेडी डॉक्टर्स, नर्सेज, रेजिडेंट डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर से खुलकर तफसील से बात करें और फिर अपने सुझाव सुप्रीम कोर्ट को दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में सिर्फ एडवाइस नहीं देना चाहते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज डायरेक्शन जारी करना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि सारे पहलू सुप्रीम कोर्ट के सामने सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से पेश किए जाएं। अब डॉक्टर्स की स्ट्राइक तो खत्म हो गई, लेकिन राजनीतिक दलों का प्रदर्शन जारी है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सियासत भी जमकर हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की लीडरशिप में 21 वकीलों की टीम मौजूद थी। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई एक्शन न लिया जाए, लेकिन कोलकाता में जिस तरह से इस केस को लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं, राजनीतिक प्रदर्शनकारियों को जिस रूट पर प्रोटेस्ट मार्च निकालने की परमिशन दी गई है, वो उसके बजाय दूसरे रास्तों पर निकल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में डंडे लिए हुए हैं, तो ऐसे में सरकार क्या करे? कोर्ट इस पर कोई निर्देश दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने राज्य सरकार को कानूनी कार्रवाई से नहीं रोका है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ
स्टेट पावर का इस्तेमाल न करने को कहा है। कोर्ट के इस आदेश का असर कोलकाता में दिखा। कोलकाता में आज बीजेपी ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। बड़ी तादाद में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पुलिस से झड़प भी हुई, लेकिन कोलकाता पुलिस ने आज लाठियां नहीं चलाई। इस प्रोटेस्ट में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार, पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष, विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, विधायक अग्निमित्रा पॉल, पूर्व सांसद रूपा गांगुली समेत तमाम नेता श्याम बाजार इलाके से निकले। प्रदर्शनकारी सॉल्ट लेक में हेल्थ डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर स्वास्थ्य भवन तक जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोक दिया। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस हट गई और कुछ दूरी पर पुलिस ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी के नेताओं ने कहा, जब तक हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ा नहीं जाता, वो मौके पर धरना देंगे। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को रोक नहीं लगाया। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा लीडर लोग, हम लोग कार्यकर्ता लोग, हम लोग जा रहे थे। रास्ते में पुलिस बैरिकेडिंग करके हम लोग को रोका। हम लोग आस्ते आस्ते स्वास्थ्य भवन की तरफ जा रहे थे। अभी तो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार, लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को प्रिजन वैन में वो लोग ले लिया है। तो हम लोग जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे, उन लोगों को निशर्त मुक्ति ना देंगे। बीजेपी के नेता ममता बनर्जी की सरकार पर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के केस में सबूतों को मिटाने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आज ममता बनर्जी के भतीजे, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्लियामेंट के मेंबर अभिषेक बनर्जी ने पहली बार इस मामले में रिएक्ट किया। अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा कि पिछले 10 दिनों से पूरे देश में आरजीकर हॉस्पिटल में हुई भयानक वारदात को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसी दौरान देश में बलात्कार के लगभग 900 नए मामले भी सामने आए हैं। यानी हर दिन देश में बलात्कार के 90 केसेस हो रहे हैं। हर घंटे 4 रेप केस दर्ज होते हैं, जिसका मतलब है हर 15 मिनट में भारत में बलात्कार की एक घटना होती है। ऐसे में हमें सख्त कानून की जरूरत है। हमें केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि वो बलात्कार के खिलाफ एक सख्त कानून बनाए, जिससे मुजरिम को फौरन कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। इसके बाद जो बात अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर पर लिखी थी, वही डिमांड करते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। ममता बनर्जी ने भी बलात्कार की घटनाओं में सजा के लिए कड़ा कानून बनाने और ऐसे मुकदमे चलाने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने इस केस में सही काम किया। ममता बनर्जी की सरकार ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। अब सीबीआई इस मामले में लीपापोती कर रही है, इसलिए बीजेपी को अब सीबीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, सीबीआई से जवाब मांगना चाहिए। राज्य सरकार तृणमूल कांग्रेस राज्य सरकार, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, राज्य पुलिस और कोई भी बलात्कारी या फिर खूनी को आरजीआर कर मामले में छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए सभी पक्षों के लिए वकीलों की जरूरत है। तो वकील है, न्याय कौन देगा? सीबीआई एक केंद्रीय संस्था है। उन्हें बताना था कि वो इतने समय से किस व्यवस्था से निपट रहे थे। वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सके। केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, हमें नहीं पता। जिस आदमी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया वो मुख्य आरोपी है। उसको राज्य सरकार ने गिरफ्तार किया था, कोलकाता पुलिस ने किया था। सीबीआई को पर्याप्त समय मिला, लेकिन सारे किरदार सामने आने के बावजूद वो कोई कदम नहीं उठा सकी। आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की, उससे वो कंफ्यूजन फैलाना चाहती है। ममता बनर्जी सिर्फ नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए। ये उन्हें इतनी देर से याद क्यों आया? बलात्कार के मामलों में हत्या कर दी जाती है, ये उन्हें इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद क्यों समझ आया?
अभिषेक बैनर्जी ये गिनती गिनाकर नहीं बच सकते कि पिछले 10 दिन में देश भर में बलात्कार के कितने केसेस हुए। उन्हें अभी याद आया कि देश में सख्त कानून की जरूरत है, और वो ये भी ज्ञान दे रहे हैं कि ये काम तो केंद्र सरकार को करना है। वो ये क्यों भूल गए कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जिस हॉस्पिटल में ये घिनौनी वारदात हुई वो भी राज्य सरकार के अंडर आता है। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने लापरवाही की, इसलिए यह केस इतना बड़ा बना। इस केस में राज्य सरकार ने प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की, इसलिए डॉक्टर्स को इतना ज्यादा गुस्सा आया। जब यह केस हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा तो भीड़ भेजकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई, इसलिए आक्रोश बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया तो रातों रात 4 डॉक्टर्स को बर्खास्त करके मामले पर पानी डालने की कोशिश की गई, इसलिए शक और बढ़ा। और जब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लगा कि राजनीतिक तौर पर उन्हें नुकसान हो रहा है, तो सारी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर डालने की कोशिश की। लेकिन वो कैसे भूल गए कि उन्होंने ही ये केस सीबीआई को देने पर नाराजगी जाहिर की थी। जब तक देश के नेता इस तरह के दोहरे मापदंड रखेंगे, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक बेटियों को न्याय मिलना मुश्किल है। जब तक अपराधियों को ये लगता रहेगा कि कोई उन्हें बचाने आएगा, तब तक उनके दिलों में खौफ पैदा करना मुश्किल है। जब तक पुलिस के काम करने का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक बेटियों को न्याय मिलना मुश्किल है, और बेटियों पर बुरी नजर रखने वालों को जल्दी सजा मिलना और मुश्किल होता जाएगा। आज यही बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही। बदलापुर में 2 छोटी छोटी बच्चों से दरिंदगी के मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की जमकर क्लास ली। बदलापुर में रेलवे ट्रैक पर हुए प्रदर्शन के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो एक्शन लिया। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने इस मामले की पूरी डिटेल में तलब की। लेकिन कोर्ट ये जानकर हैरान रह गया कि पुलिस ने अब तक 164 के तहत बच्चों के बयान दर्ज नहीं किए। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, तो कल रात में पुलिस ने एक बच्ची के पिता का बयान लिया, दूसरी बच्ची का बयान अभी तक नहीं लिया। कोर्ट में इस मामले की केस डायरी तक नहीं थी। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने पुलिस से पूछा, इस मामले में बयान दर्ज करने में देरी क्यों हुई? वारदात 13 अगस्त की है, एफआईआर 16 तारीख को क्यों दर्ज हुई? जब तक जनता सड़कों पर नहीं आती, आप लोग कुछ करते ही नहीं। इस पर पुलिस के तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने कहा, कल ही एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने पूछा, क्या 164 के तहत बयान रिकॉर्ड किया गया? तो एडवोकेट जनरल ने कहा, आज बयान दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा, इतने गंभीर मामले में जहां 3 से 4 साल की उम्र की बच्चियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उसे पुलिस इतने हल्के में कैसे ले सकती है? और इस बात कोर्ट ने कहा, जब यह मामला सामने आया तो स्कूल ने इस मामले को छिपाने की कोशिश क्यों की? पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? इसलिए स्कूल के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए और बच्चियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके केस की सारी डिटेल और जांच रिपोर्ट एसआईटी कोर्ट में सबमिट करे। हाईकोर्ट के जजेस ने कहा, हमें और किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चियों को न्याय मिले, जस्टिस मिले। कोर्ट ने कहा, लड़कियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। अगर बच्चियों के लिए स्कूल ही सेफ नहीं है, तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का क्या मतलब? कोर्ट इस मामले में बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए सख्ती कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता इस मामले में भी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं, राजनीति करने में लगे हैं। क्योंकि कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों को सख्त सजा दिलाना चाहते हैं। उनकी सरकार ने इसी तरह के एक मामले में बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या करने वाले दरिंदे को 2 महीने में फांसी की सजा दिलवाई थी। बदलापुर के केस में भी उनकी सरकार यही करेगी। विपक्ष के तमाम नेताओं ने एकनाथ शिंदे के इस बयान को पकड़ लिया। संजय राउत ने पूछा, एकनाथ शिंदे ये बताएं, वो कौन सा केस है जिसमें उन्होंने आरोपी को सिर्फ 2 महीने में फांसी दिलवा दी? क्या यह फांसी वर्षा बंगले के पीछे दी गई थी जिससे किसी को पता ही नहीं चला?
मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री से हमारा सवाल है कि कौन से पुलिस स्टेशन में ये घटना घटी थी, कौन से कोर्ट में केस चला, कौन सी जेल के आरोपी को फांसी दी गई। इसकी विस्तृत डिटेल मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों से आपने कुछ छिपाया है क्या? क्या वर्षा बंगले के पीछे फांसी दी गई? क्या राजभवन के पीछे फांसी दी गई? संजय राउत जिस बयान की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था, वो बयान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल रत्नागिरी में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। शिंदे का वो बयान भी आपको सुनवा देता हूं। ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति करना विकृत मानसिकता का लक्षण है। विपक्ष कह रहा है कि आपकी लाडली बहन योजना नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित बहन चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 3-4 महीने पहले ऐसी घटना सामने आई, जहां हमने उस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया, स्पेशल वकील नियुक्त किया, सबूत दिए, पुलिस ने पूरी मेहनत की और आरोपी को 2 माह में हमने फांसी की सजा तक पहुंचाया। ऐसी हमारी सरकार है। विपक्ष के नेताओं ने इसी बयान को मुद्दा बनाया। कांग्रेस के लीडर और महाराष्ट्र असेंबली में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, एकनाथ शिंदे झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें 2 महीने में फांसी की सजा दिलाई गई हो। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था इसमें कि हम लोगों ने जिन्होंने जो इसको शोषण करता है महिलाओं का, उनको हमने 2 महीने के भीतर अंदर में उनको फांसी दिलवाई। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलवा कर उसको सजा दिलवाई। ऐसा फेक नैरेटिव उन्होंने पब्लिक के सामने रखा। मुद्दा यही है कि अगर ऐसे कोई भी घटना में किसी को भी 2 महीने के भीतर में फांसी की सजा नहीं हुई, जब हमने ट्वीट किया तो सीएम को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। इसका मतलब यही है कि वोट पाने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए, सत्ता की कुर्सी के लिए, आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये फेक नैरेटिव किया। विपक्ष के नेताओं ने जब इसे मुद्दा बना लिया, बार बार पूछा कि एकनाथ शिंदे ने 2 महीने में किसे फांसी दिलाई, वो कौन सा मामला है, तो एकनाथ शिंदे ने आज कोल्हापुर के एक कार्यक्रम में मंच से ही अपने बयान पर सफाई दी, पूरा मामला क्लियर किया। शिंदे ने कहा कि वो झूठ नहीं बोलते, ये पुणे के मावल की घटना थी और इस मामले में तेजस दलवी नाम के व्यक्ति को फांसी की सजा भी हुई। 2022 का मामला था और 2024 में उसे फांसी भी हो गई। वो 2 साल की जगह गलती से बस 2 महीने कह गए। दिलेला शब्द पाळणारा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये घटना मावल की थी और इस घटना में 2024 में आरोपी तेजस दलवी को फांसी की सजा हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला, कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। जिस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया उसकी ऑर्डर कॉपी मेरे पास है। त्या कोर्टाचे ऑर्डर जजमेंट। जब शिंदे ने इस बयान को क्लैरिफाई कर दिया तो महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इसे छोड़कर एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, उन्हें नहीं इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के मुखिया पर भरोसा है और न ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम पर, क्योंकि दोनों बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को हटा देना चाहिए, तभी मामले में बच्चों को न्याय मिलेगा। एसआईटी की जांच में जो आरती सिंह नाम की आईपीएस अधिकारी है उसके बारे में हमें डाउट है और जिस तरह से उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सरकारी वकील उज्जवल निकम को दिया है वो तो ऑलरेडी बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो इसलिए दोनों को बदलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, ये भूमिका हमारी है। क्योंकि जिस तरह से दलिंदर ने जो इंसानियत को छोड़कर जो गलतियां वहां पर हुई है, ऐसे जानवरों को कड़ी की कड़ी सजा मिलना चाहिए, ये भूमिका भी कांग्रेस पार्टी की है। हालांकि इस मामले में पीयूष गोयल ने सीधी बात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यह मामला राजनीति का नहीं है, मासूम बच्चों के साथ हुए जुल्म का है। सबको मिलकर बच्चों के साथ हैवानियत करने वाले को सजा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और महाराष्ट्र सरकार इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और जो आरोपी हैं, इसके पीछे जिन लोगों ने
इस प्रकार की घटनाओं में भाग लिया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और जो कड़ी सजा ऐसी दी जाए जो बाकी लोगों को भी भय हो ऐसे कुछ गलत काम करने से। एकनाथ राव शिंदे जी, फडणवीस जी और पवार जी ने इस विषय का पूरा संज्ञान लिया है और मुझे पूरा विश्वास है फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसके पीछे गुनहगारों को बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। पीयूष गोयल की यह बात सही है कि मुद्दा सियासत का नहीं है। कोई छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ इस तरह की हैवानियत कैसे कर सकता है, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बदलापुर में बच्चों के साथ जो हैवानियत हुई, उन बच्चों की उम्र महज 3 से 4 साल है। अकोला में 8 बच्चों के साथ स्कूल में इसी तरह की घिनौनी हरकत हुई और दोनों ही केसेस में पुलिस ने मामले को शुरुआत में दबाने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज करने में देरी की। ये पूरे के पूरे पुलिस सिस्टम पर काला दाग है। ये ठीक है कि महाराष्ट्र सरकार के कड़े रुख के बाद अब बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले दरिंदे पकड़े गए हैं, कोर्ट से इन हैवानों को सजा भी मिल जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट की यह बात बिल्कुल सही है कि अगर पुलिस ऐसे संवेदनशील मामलों में भी गड़बड़ी करेगी तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती के केसेस में लापरवाही बरतने वाले, केस दर्ज करने में देर करने वाले, जांच में हेराफेरी करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन होना ही चाहिए। वैसे बच्चों के साथ दरिंदगी करने वालों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, इसका उदाहरण आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आज बुलडोजर चल गया। 5 घंटे के बुलडोजर एक्शन के बाद मोहित खान का यह कॉम्प्लेक्स खंडर में तब्दील हो गया। मोहित खान के इस शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 40 दुकानें थी, दूसरे फ्लोर पर एक बैंक था। इसी कॉम्प्लेक्स में मोहित खान की बेकरी शॉप भी थी। प्रशासन ने पहले ही इस कॉम्प्लेक्स को खाली करा लिया था। आज इस बिल्डिंग को गिराने के लिए एक पोकलैंड और 3 बुलडोजर लगाए गए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से में तालाब है, इसलिए नदियों से बालू निकालने वाली बड़ी पोकलैंड मशीन से इमारत का पिछला हिस्सा तोड़ा गया। मोइन खान और उसके नौकर पर 12 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप करने और फिर तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करने का आरोप है। लड़की के प्रेग्नेंट होने की वजह से यह पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद मोइन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहित खान पर प्रशासन का यह दूसरा बड़ा एक्शन है। इससे पहले उसकी बेकरी पर बुलडोजर चलाया गया था। प्रशासन के एक्शन को रोकने के लिए मोहित खान के परिवार ने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें स्टे नहीं मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कल करेगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मोहित खान की जमीन पर बुलडोजर वाले एक्शन का रेप केस से कोई कनेक्शन नहीं है। मोहित खान ने सड़क और तालाब की जमीन पर कब्जा करके ये कॉम्प्लेक्स खड़ा किया था। इस कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा गैर कानूनी था। एसडीएम की जांच में ये मामला सही पाया गया। इसके बाद मोहित खान को नोटिस भेजा गया, लेकिन उसने दबंगई दिखाते हुए न तो नोटिस रिसीव किया और न ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नक्शा जमा करवाया। जून में ही इस कॉम्प्लेक्स को गिराया जाना था, लेकिन इस बिल्डिंग में बैंक था, उसे शिफ्ट करने की वजह से इस एक्शन में देरी हुई। इसी तरह का एक्शन कन्नौज में भी हुआ। कन्नौज में भी बच्ची के साथ रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। नवाब सिंह के रिश्तेदार अरविंद यादव के कोल्ड स्टोरेज की बाउंड्री को आज बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 450 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन खाली कराई। 2 दिन पहले प्रशासन ने कब्जा हटाने के लिए नोटिस दिया था। जब कब्जा नहीं हटा तो आज इस पर बुलडोजर चला दिया गया। नवाब सिंह के रिश्तेदार का ये कोल्ड स्टोरेज कन्नौज के तिरवा इलाके में है।
एसडीएम अशोक कुमार ने कहा कि कई बार दीवार हटाने के लिए अरविंद यादव को नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, इसलिए प्रशासन को ये एक्शन लेना पड़ा। जिस वक्त अयोध्या और कन्नौज में बुलडोजर चल रहा था, योगी आदित्यनाथ उस वक्त मुजफ्फरनगर में थे। यहां योगी ने सख्त लहजे में बेटियों, महिलाओं के साथ गलत काम करने वालों को मैसेज दे दिया। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बेटियों के साथ गलत काम करेगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उनकी सरकार महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस पर योगी ने कन्नौज और अयोध्या की घटना का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मॉडल नवाब मॉडल है। वो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ खड़ी रहती है, लेकिन जब तक यूपी में बीजेपी की सरकार है, बेटियों की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं आने दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही कर रहा होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई, फिर महिला थानों की संख्या बढ़ाई। इसके बाद महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली वारदात के केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का फैसला किया। इसका असर हुआ कि बेटियों के साथ अपराधों के मामलों में डिस्पोजल रेशो 90% तक पहुंच गया। इसके अलावा बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाले बड़े बड़े लोगों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा दिया। नवाब सिंह और मोहित खान के साथ भी यही हुआ। इन अपराधियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने की तस्वीरें उन अपराधियों के दिलों में कानून का खौफ पैदा करेगी जो बेटियों पर, बच्चियों पर बुरी नजर रखते हैं। अगर बेटियों को सुरक्षा देनी है, बहनों को सुरक्षा देनी है, उन्हें हैवानों से बचाना है, तो इस तरह का एक्शन जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद ने साफ कर दिया कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। सरकार ने अगर उसे वापस नहीं लिया तो पूरे देश में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन खड़ा कर देंगे। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि इस मामले में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे कई नेताओं ने उन्हें सपोर्ट देने का भरोसा दिया है। मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि अब वो देश के सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे, उनसे वक्फ एक्ट का विरोध करने की गुजारिश करेंगे। इसके बाद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों की मुलाकात हुई है। उन्होंने वादा किया कि वो इस बिल में अमेंडमेंट का विरोध करेंगे। चंद्रबाबू नायडू से भी हुई है, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि हम इस बिल की मुखालफत करेंगे। कल नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। तेजस्वी यादव से हुई है, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। उद्धव ठाकरे का बयान अखबार में आ चुका है कि हम वक्त पर हाथ नहीं रखने देंगे गवर्नमेंट को।
इसी तरह तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनका वाज़ेह बयान आ चुका है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। और भी जो सेकुलर पार्टियां हैं, यहाँ तक के जो एनडीए की इत्तेहादी पार्टियां हैं, उन्होंने हम लोगों के इल्म के मुताबिक उन्होंने ये तय दिया है कि हम इस बिल की मुखालफत करेंगे। इसके बाद जमीयत उलमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों के दुश्मन है। मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव का बिल मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लाई है। सरकार मुसलमानों को परेशान करना चाहती है, मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। ये बेहद खतरनाक है। ये अजीब व गरीब सूरत है जो मुल्क की आज़ादी के बाद से अब तक सामने नहीं आई थी कि हुकूमत इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत खुलकर अपने नज़रिए को पेश करती है। मुल्क के इक़्तिदार आला के ऊपर बैठा हुआ आदमी सिर्फ इलेक्शन के लिए नफ़रत के असबाब को पैदा करे, ये तो किसी मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। हम ये समझते हैं कि तन्हा वक्फ एक्ट ही का मसला नहीं है, बल्कि जो इस वक्त इख्तिदार के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो हर अक़लियत के मज़हब के लिए और ख़ास तरीक़े के ऊपर मुसलमान अक़लियत के मज़हब के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसके बाद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि सरकार ने अगर वक्फ बिल को वापस नहीं लिया तो पूरे देश में इसका विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। जब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से पूछा गया कि आप अपनी बात जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखेंगे, तो उन्होंने कहा अभी तक तो जेपीसी की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया है, लेकिन अगर उन्हें बुलाया गया तो ज़रूर जाएंगे और अपनी बात मजबूती से रखेंगे। हमें उस मीटिंग के लिए तो ज़ाहिर है कोई दावतनामा नहीं मिला है, लेकिन हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है। जो बिल आया है उसके किन किन नुकात को हम लोगों के लिए वो नाकाबिल कबूल हैं और उसमें इतनी ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें हैं कि इसीलिए हमारा मुतालबा है कि बिल ही वापस होना चाहिए। और अगर उन्होंने हमें बुलाया हमारे मौक़िफ़ की वजाहत के लिए तो हम ज़रूर जाएंगे और हमारी तमाम तंजीमें जाएंगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जाएगा, जमीयत उलमा भी जाएगी, जमात इस्लामी भी जाएगी, जमीयत अहले हदीस भी जाएगी। हम तमाम जो हमारे तंजीमें हैं, मकातिब फ़िक्र हैं, हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं। जिस वक्त मौलाना अरशद मदनी और मौलाना सैफुल्लाह रहमानी नरेंद्र मोदी की सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली मीटिंग शुरू हो चुकी थी। 31 मेंबर्स वाली जेपीसी की इस बैठक में विरोधी दलों के कई एमपीज ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया, बिल के कई क्लॉजेस पर सवाल उठाए। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि बिल पर चर्चा के दौरान सभी 44 अमेंडमेंट पर चर्चा होगी और सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनसे बात की जाएगी। जगदम्बिका पाल ने कहा कि उसके बाद अगले सेशन में इसे सदन में पेश किया जाएगा। जो बिल आया है सरकार ने उसको प्रस्तुत किया, आज वो जेपीसी को रिफर हो गया। हम इस बिल को थ्रेड एंड बेयर डिस्कस करेंगे और जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम जेपीसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि हम ये जेपीसी ने मैं समझता हूँ कि हम केवल अपने मेंबर के साथ ना करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमायत उलमा हिंद हो या और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब लोगों को हम बुलाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवसर देंगे। जो ये एक्ट रहा है
उस एक्ट में अब 95 में एक 44 संशोधन हुए हैं, उस सभी संशोधन पे हम जेपीसी में बात करेंगे और एक अच्छा कंप्रहेंसिव बिल अगले सेशन तक लाएंगे। वक्फ अमेंडमेंट के मामले में कोई मेरिट नहीं देख रहा। कानून में क्या बदलाव किए जा रहे हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई इसकी गहराई में नहीं जा रहा। लेकिन राजनीति बड़ी शिद्दत से की जा रही है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुस्लिम नेताओं को भड़का रहे हैं ताकि वो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करें। जमात इस्लामी और दूसरे इस्लामिक लीडर जानते हैं कि विपक्षी दल उनका साथ दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को अपनी तरफ करने में लगे हैं। बाबू, नीतीश और चिराग को भी अपने मुस्लिम वोटों की चिंता है, इसलिए वो मौलानाओं के साथ खड़े हैं। मौलाना अरशद मदनी तो आज साफ साफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए खतरनाक हैं। इसलिए इस मामले में जेपीसी किसकी सुनती है, किसको क्या कहती है, इसका कोई मतलब नहीं है। आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव करने के लिए उकसाने वाले हाजी साहब की कोठी पर बुलडोजर चला दिया गया। छतरपुर में कल पुलिस थाने पर हमला हुआ था, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हुए थे। थाने पर हमला करने वाली भीड़ का लीडर हाजी शहजाद अली था। इसके बाद केस दर्ज हुआ। वीडियो से पत्थरबाजों की पहचान की गई, सबकी गिरफ्तारी हो रही है और पत्थरबाजों के नेता हाजी शहजाद अली की 10 करोड़ की हवेली पर बुलडोजर चला दिया गया। हाजी शहजाद अली कांग्रेस का नेता है, छतरपुर कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट है। शहजाद अली की हवेली शहर के पॉश इलाके मस्तान साहब कॉलोनी में थी। प्रशासन ने दावा किया है कि हाजी शहजाद की हवेली सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। ये हवेली फिलहाल खाली थी, यहां कोई रहता नहीं था क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा था। लेकिन इस घर में शहजाद अली की 4 कारें खड़ी थी जो बुलडोजर की कार्रवाई में चकनाचूर हो गई। शाम तक चली कार्रवाई में शहजाद अली की कोठी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। आज अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो जो भी आरोपी हैं, उपद्रवी हैं, उनको उसी में से शहजाद अली जो है उनके अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया। प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के उसमें कार्रवाई की। बड़ा एरिया है और लगभग 10 करोड़ की कीमत का पूरा ये संपत्ति थी जिसको डिमोलिश किया गया। इसमें FIR हुई है, एक आरोपी को चिन्हित किया जा रहा है, एक उपद्रवी को चिन्हित किया जा रहा है। हमारी टीम लगी हुई है, सब पर निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। छतरपुर में कल हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि दंगा करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे कानून हाथ में लेने वालों के दिलों में खौफ पैदा हो। मुख्यमंत्री के निर्देश का असर यह हुआ कि पुलिस ने थाने पर पथराव करने वाले जिन पत्थरबाजों को पकड़ा, उन्हें आज पूरे शहर में घुमाया। चारों तरफ पुलिस का घेरा था और पकड़े गए लोग नारे लगा रहे थे, पत्थर मारना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना हो गए हैं। वो ट्रेन से जा रहे हैं, इसलिए करीब 10 घंटे के सफर के बाद मोदी कल सुबह यूक्रेन पहुंचेंगे। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। यूक्रेन के लिए रवाना होने से पहले पोलैंड में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन और गजा पट्टी में चल रहे युद्ध को लेकर चिंता जताई। मोदी ने कहा वो पहले भी कह चुके हैं कि ये युद्ध का वक्त नहीं है और हर मसले को बातचीत करके डिप्लोमेसी से सुलझाया जाना चाहिए। मोदी ने कहा यूक्रेन में जंग से भारी तबाही मची है, जान माल का बहुत नुकसान हुआ है और भारत इस युद्ध को खत्म करने के लिए दोस्त देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।
हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध को रोकने की बात कही थी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी यही कहा था। लेकिन मोदी जंग के बीच यूक्रेन जाकर जब जेलेंस्की से शांति की बात करेंगे, आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो जरूर इसका असर होगा और बातचीत से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।